गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लूज स्मट ऑफ व्हीट यानी गेहूं के लूज स्मट रोग के बारे में। हम जानेंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी ये रोग कहाँ कहाँ पर लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म के बारे में, यानी लूज स्मट ऑफ व्हीट किसके कारण लगता है और उस कारण की सिस्टेमिक पोजीशन क्या है और फेवरेबल कंडीशन क्या है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लूज स्मट ऑफ व्हीट को हम कैसे पहचानें, यानी उसके सिम्टम्स के बारे में। और बाद में हम बात करेंगे डिजीज कंट्रोल और मैनेजमेंट के बारे में, यानी हमारी फसल में यदि लूज स्मट ऑफ व्हीट लगा हुआ है तो किस प्रकार से कंट्रोल करें और मैनेजमेंट किस प्रकार से करें कि लूज स्मट ऑफ व्हीट से होने वाले हानि को बचाया जा सके या हमारी फसल में लूज स्मट ऑफ व्हीट लगे ही ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। वर्ल्ड में यदि बात करें तो वर्ल्ड में जहां पर भी गेहूं की खेती होती है वहां पर ये डिजीज देखने को मिल जाता है। भारत में ऑल व्हीट ग्रोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के सभी स्टेट में जहां पर गेहूं की खेती होती है वो देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं हम कि यदि हमारी फसल में ये डिजीज लगता है तो कितना लॉस कर सकता है। तो 25 से 30% हमारी इकोनॉमिक यील्ड को हानि पहुंचा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके होस्ट प्लांट के बारे में, यानी व्हीट के अलावा बार्ले और ओट में भी ये देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि यदि हमारी फसल में लूज स्मट ऑफ व्हीट लगा हुआ है तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें, उसके सिम्टम्स क्या हैं जिससे हम पहचान सकें कि हमारी फसल में लूज स्मट ऑफ व्हीट लगा हुआ है। तो पहला सिम्टम्स है कि ईयर आने के बाद, यानी फसल में जब बाली निकल आएगी गेहूं में, उसके बाद में ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट जो करता है वो ये ईयर को ही करता है, बाली को ही इफेक्ट करता है। बाली को आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, बाली बिल्कुल काली हो चुकी है। दूसरा सिम्टम्स है कि जो भी ईयर होती है, ईयर पूरी की पूरी डैमेज हो जाती है, इसमें कोई भी पार्ट ईयर का बचता नहीं है इस डिजीज की वजह से। तो यदि इस प्रकार की सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं तो आप ये पता लगा सकते हैं कि हमारी फसल में स्मट ऑफ व्हीट का प्रकोप हुआ है। नेक्स्ट सिम्टम्स है कि टिलरिंग बहुत कम होगी हमारी फसल में यदि इसका सिम्टम्स दिखाई देते हैं, या चांस होते हैं लूज स्मट ऑफ व्हीट लगने के, तो हमारी व्हीट की फसल में या जौ की फसल में, इसके अलावा ओट की फसल में यानी जई की फसल में टिलरिंग बहुत कम होगी। हम ऑन और रैचेस को छोड़ दें तो पूरा का पूरा जो ईयर होती है पूरी कन्वर्टेड हो जाती है स्मट स्पोर्स के रूप में, यानी इस पर केवल स्मट स्पोर ही दिखाई देंगे, बाकी इस ईयर पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि ब्लैक पाउडर आपको ईयर में दिखाई देगा, और वो ब्लैक पाउडर सिलेवरी मेम्ब्रेन की वजह से वो कवर्ड होता है, यानी आप उसको इजीली यदि हिलाना चाहेंगे तो उससे पाउडर नहीं निकलेगा, लेकिन जब स्लेवरी मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन हो जाएगी तो यो स्पोर आपस में यानी झड़ने लगेंगे। आप जब उसको टच करेंगे तो आपके हाथ पर भी ब्लैक पाउडर दिखाई देगा, यानी सोरस द ग्रुप ऑफ स्मट स्पोर इज कॉल्ड सोरस, यानी जो स्पोर स्मट के स्पोर होंगे उन स्मट के स्पोर के ग्रुप को हम सोरस के नाम से जानते हैं। बाद में आप देखेंगे कि जब प्रकोप पूरी तरह हमारी फसल पर हो जाता है तो पूरा ब्लैक पाउडर आपको दिखाई देगा ग्रेन में, और बाली में भी बाली पूरी ब्लैक ब्लैक हो जाती है। इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि पूरी बाली एक ब्लैक पाउडर की से ढकी हुई है, और इसमें जो भी सीड होंगे उनके अंदर भी ये ब्लैक पाउडर दिखाई देगा आपको जब बीज तोड़ करके आप देखें। अब बात करते हैं कि जो लूज स्मट ऑफ व्हीट है उसका कारण क्या है, किसके कारण ये हमारी फसल में लगता है। तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है आस्टिलांगो सैगिटम या आस्टिलांगो टेट्रिसाई नाम की फंजाई, जिसके कारण हमारी फसल में ये लगता है। ये एक इंटरनली सीड बॉर्न डिजीज है, क्योंकि इस जो आस्टिलांगो सैगिटम है इसके स्पोर हमारे सीड के अंदर कंजर्व रहते हैं, और जब नेक्स्ट सीजन में आप इसकी सोइंग करते हैं तो वो अपना मल्टीप्लिकेशन करके हमारी फसल को प्रभावित
करते हैं नेक्स्ट सेशन में। पैथोजन एम्ब्रियो में सर्वाइव करता है एज ए सेकेंडरी माइसीलियम। और इन्फेक्शन की बात करें तो इसका इन्फेक्शन सिस्टेमिक है, यानी पौधे के प्रत्येक भाग में इसका इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके मल्टीप्लीकेशन के लिए 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सुटेबल है, यानी 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो इसके आस्टिलांगो सैगिटम के स्पोर्स मल्टीप्लाई तेजी से करेंगे। स्मट के जो स्पोर हैं उनके लिए जो RH यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो 60 से 85% यदि के बीच में यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो उस ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा तेजी से ये आस्टिलांगो सैगिटम हमारी फसलों में फैलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो आस्टिलांगो सैगिटम है उसकी सिस्टेमिक पोजीशन क्या है, यानी उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो उसका क्लासिफिकेशन है, किंगडम उसका माइकोटा या फंजाई, डिवीजन उसका यूमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, और क्लास इसकी टेलियोमाइसिटिस, और ऑर्डर इसका आस्टिलैंजिनेल्स, फैमिली इसकी आस्टिलैंजिनेसी, और जीनस इसकी आस्टिलांगो, और स्पीशीज इसकी सैगिटम या ट्रेटासाई। तो ये इसका सिस्टमिक पोजीशन है, यानी आस्टिलांगो सैगिटम का क्लासिफिकेशन है। ये आस्टिलांगो सैगिटम का माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है। इस पिक्चर की सहायता से आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के स्पोर इसके दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में। जब आप स्लाइड बनाएंगे तो इस प्रकार के माइक्रोस्कोप में स्पोर दिखाई देंगे आस्टिलांगो सैगिटम के। ये लूज स्मट ऑफ वीट का साइकिल है, यानी वीट के अंदर जो आस्टिलागो सैगिटम के स्पोर्स होते हैं, यदि इन सीडों के अंदर स्पोर हैं और आपने नेक्स्ट सीजन में इसकी सोइंग कर दी तो ये हमारी फसल में स्प्रेड हो जाएंगे और पूरी पूरी फसल को ये डैमेज कर सकते हैं। तो सीड से ये पौधे में आते हैं और पौधे से फिर विंड के द्वारा, जल के द्वारा या किसी वेक्टर के द्वारा ये दूसरे की फसल में भी फैल जाते हैं। जो आपके पास जो भी फसल होगी वो जो न्यू फील्ड होगा उसके फील्ड में भी ये स्पोर विंड के थ्रू फैल जाते हैं और ये फ्लावर पर जाकर टच होते हैं। फ्लावर के बाद में ये सीड में एंटर कर जाते हैं और सीड से फिर जब नेक्स्ट सीजन में हम इसकी सोइंग कर देंगे तो फिर ये, तो इस प्रकार से इसका साइकिल चलता रहता है। तो ये बहुत ज्यादा हमारी फसल को हानि पहुंचाता है। तो इस प्रकार से इसका साइकिल है लूज स्मट ऑफ वीट का। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि हमारी फसल में ये डिजीज लगा हुआ है तो हम कैसे कंट्रोल करें या पहले से हम क्या मैनेजमेंट करें ताकि लूज स्मट ऑफ वीट हमारी फसल में ना लगे। तो सबसे पहला मैनेजमेंट है कि यूज ऑफ हेल्दी सीड्स फॉर सोइंग, यानी सोइंग के लिए हेल्दी सीड का प्रयोग करें और ऐसी कंपनी या संस्था से बीज खरीदें जो सर्टिफाइड हो। इसके अलावा सीड ट्रीटमेंट करके अपना सीड बोएं। सीड ट्रीटमेंट आप वीटावैक्स से कर सकते हैं, 2.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बोक्सिन और ट्राईएडिमेनॉल के से भी आप सीड को ट्रीट कर सकते हैं लूज स्पॉट ऑफ वीट से बचाने के लिए। हॉट वाटर ट्रीटमेंट या फिर आप कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। 4 घंटे के लिए -64 से -80 फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर रख के आप 4 घंटे के लिए ट्रीटमेंट देंगे। सबसे पहले 1887 में जॉनसन नाम के साइंटिस्ट ने हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया था और इस 10 मिनट के लिए 132 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सीड को रखा और उसके जो स्पोर्स हैं वो डैमेज हो गए थे। इसके अलावा ड्राइंग ऑफ सीड्स, यानी सीड को अच्छे से सुखा लेंगे तो इसके स्पोर सीड में से खत्म हो जाएंगे, यानी किल हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। इसके अलावा सोलर ट्रीटमेंट, जो लूथरा, जेसी लूथरा नाम का साइंटिस्ट है, उसने बताया था कि सोलर ट्रीटमेंट यदि आप अपनी सीड के लिए देंगे तो ये जो लूज स्मट ऑफ वीट के जो पैथोजन है इसका अस्टिलांगो सैगिटम के स्पोर डैमेज हो जाएंगे। इसकी जो डेट है वो 1953 है, किसी में 54 है और किसी में 34 है, किसी में 41 है। तो इसकी पता नहीं है फिक्स डेट क्या है। जेसी लूथरा जिसने सोलर ट्रीटमेंट दिया था सबसे पहले लूज स्मट ऑफ वीट कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा आप मई और जून के महीने में यदि कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट देते हैं 4 घंटे के लिए 8 से 12 बजे के बीच में तो इस डिजीज को कहीं हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको सीड को ड्राइंग करेंगे सनलाइट में 12 बजे से 4 बजे तक के बीच में 4 घंटे के लिए, तो इस लूज स्मट ऑफ वीट को कंट्रोल
कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि आप क्रॉप रोटेशन अपनाएं और क्रॉप रोटेशन के साथ-साथ आप डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी उगाएं कि जो भी लूज स्मट ऑफ व्हीट के अगेंस्ट डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी है, उन वैरायटियों को ग्रो करेंगे तो आपका जो 25 से 30% जो हानि होती है आपकी फसल में, आप उसको बचा सकते हैं और इस प्रकार से आप अपने खेत में डिजीज का मैनेजमेंट कर सकते हैं।